जो भी कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और ईरान के बीच में आज हो रहा है उसके मूल में पैलेस्टाइन है, क्योंकि पैलेस्टाइन वो इशू रहा है एक लंबे समय तक जिसने अरब कंट्री और इसराइल को कई बार वॉर में झोंका है, कई बार वॉर में इंगेज किया है। इसराइल ने उस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए 4 या 5 वॉर लड़े हैं डिफरेंट अरब कंट्रीज से डिफरेंट टाइम में। 1948 में डिफरेंट अरब कंट्री लाइक जॉर्डन इजिप्ट से, देन 1956 में इनमें से यही सूज कैनाल इजिप्ट से, एंड देन सीरिया इन्वॉल्व होता है, एंड देन 1967 में यही सेम कंट्रीज़ आती हैं, अटैक करते हैं इसराइल पे, इसराइल लड़ता है। विद 1973 में यॉम किपुर वॉर, एंड देन लेबनान हुआ 1981-82 में। तो इस तरह से इसराइल ने कई सारे वॉर लड़े हैं अरब कंट्री से। बट जो भी कंट्री इसराइल से वॉर लड़ी और एट द एंड वो वॉर हार जाती हैं, और एट द एंड सारी वो कंट्री इसराइल से काइंड ऑफ ट्रीटी कर चुकी हैं, पीस ट्रीटी, जहाँ पे वो आज इसराइल के साथ उनका अच्छा रिलेशन है। लेकिन ईरान के साथ 1979 में जब रिवोल्यूशन होता है, ईरान के साथ इसराइल के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, और वहीं से ईरान जो है एंटी इसराइल स्टैंड लेके आता है, और वो फिर क्या करता है, हिजबुल्लाह जो 1980s में ही बनता है, फॉर्म होता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, इन सबको फंड और मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। और ईरान अपने आप को ये मानता है कि वो एक्चुअल में मुस्लिम राइट्स का जो है प्रोटेक्टर है, वो है जो शोषित मुसलमानों का संरक्षक है, एंड ही विल लिबरेट देम फ्रॉम इसराइल। आज जब इसराइल ईरान के बीच टकराव की खबरें आती हैं तो भारत में इसराइल फिलिस्तीन विवादों पर चर्चा होना प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक कारण है, एक लंबा ऐतिहासिक सिलसिला और वैचारिक टकराव भी छुपा हुआ है। भारत में इस मुद्दे को लेकर जो 3 प्रमुख सोचें हैं, जो सिर्फ आज की घटनाओं पर नहीं बल्कि इसकी जड़ें आज़ादी के आंदोलन के समय से जुड़ी हुई हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय यूरोप से एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। और ज़ायनिज़्म मतलब यहूदी समुदाय का वो आंदोलन है जो अपनी ऐतिहासिक ज़मीन फ़िलिस्तीन में जाकर एक इंडिपेंडेंट यहूदी राष्ट्र बनाना चाहता था। यूरोप में लंबे समय से यहूदियों के साथ भेदभाव, नरसंहार और अपमान के चलते उनके भीतर एक भावना पनपी कि जब तक उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र राज्य नहीं होगा, तब तक वो सुरक्षित नहीं रह सकते। इसी पर भारत के अलग अलग नेताओं की अलग राय थी जब वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। महात्मा गांधी जैसे भारतीय राष्ट्रवादी ने इस मुद्दे पर एक प्रकार प्रो अरब थे, यानी अरब समर्थक थे। उन्होंने यहूदी पीड़ा के प्रति गहरी सहानुभूति तो जताई, लेकिन फ़िलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र की मांग को जस्टिफाइड और न्यायसंगत नहीं ठहराया। गांधी लिखते हैं, मेरी यहूदी लोगों के प्रति सहानुभूति मुझे न्याय के सिद्धांतों से आंख मूंदने नहीं देती। यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की मांग मुझे विशेष रूप से आकर्षक नहीं लगती। इस मांग के लिए धार्मिक आधार बाइबल में ढूंढा जाता है, और यहूदी लोग लंबे समय से फ़िलिस्तीन लौटने की आशा में रहे हैं। लेकिन जब दुनिया की बाकी जातियाँ उस देश को अपना घर मानती हैं जहाँ वे पैदा हुए हैं और रोजी रोटी कमाते हैं, तो यहूदी क्यों नहीं। गांधी आगे कहते हैं, फ़िलिस्तीन अरबों का है उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह गलत और अमानवीय है कि यहूदियों को ज़बरदस्ती अरबों पर थोपा जाए। आज फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसमें किसी भी नैतिक नियम से उचित नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध के अलावा किसी आधार पर यह ब्रिटिश जनादेश लागू नहीं किया जा सकता। यदि यहूदियों को फ़िलिस्तीन में पूरी या आंशिक मातृभूमि देने के लिए गर्वित अरबों को नीचा दिखाया जाएगा तो यह मानवता के खिलाफ अपराध होगा। इसके विपरीत मुस्लिम लीग की भी इसमें एक तीखी और धर्म आधारित सोच थी। मुस्लिम लीग 1906 में जो भारत में बनी थी, मुस्लिम लीग का मानना था कि फ़िलिस्तीन जाज़िरत अल अरब, जिसका मतलब है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, और किसी भी सूरत में इस्लामिक भूमि को गैर मुसलमानों के अधीन नहीं किया जा सकता। यह विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि इस्लामिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ा हुआ था। कुमारस्वामी की एक किताब है इसराइल और पाकिस्तान पे, जहाँ पे वो एक कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं कैसे इसराइल और पाकिस्तान दोनों ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। उनका जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे हुआ है। जैसे ज़ायनिज़्म से जाके आगे इसराइल बनता है, और यहाँ मुस्लिम लीग के 2 नेशन थियरी के आधार पे एक पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कुमारस्वामी लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अन्यथा धर्मनिरपेक्ष नेता, मतलब जो धर्मनिरपेक्ष नेता अपने आप को कंसिडर कर रहे थे उस समय, सेकुलर लीडर, जो पाकिस्तान के संस्थापक और शिल्पकार थे, उन्होंने भी यहूदी मातृभूमि के विरोध में इस्लाम का उपयोग किया। जिन्ना ने भारत ही नहीं दुनिया भर के मुसलमानों की ओर से बोलते हुए प्रसिद्ध बालाफेर घोषणा का कड़ा प्रतिरोध किया था। बालाफेर घोषणा वो घोषणा थी जिसके तहत ब्रिटेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र बनेगा। मुस्लिम लीग ने इस घोषणा की और फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश जनादेश को रद्द करने की मांग रखी और चेतावनी दी, अगर ब्रिटिश सरकार ने अपनी यहूदी समर्थक नीति नहीं बदली तो इस्लामिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश को इस्लाम का दुश्मन मानने लगेंगे। मुस्लिम लीग की बैठकों में यहूदी विरोधी रूढ़ियों और टिप्पणियों की भरमार होती थी। तीसरी सोच आती है सावरकर से। सावरकर जैसे हिंदुत्व समर्थक नेता ये मानते हैं कि ज़ायनिज़्म एक का समर्थन
भारत के लिए, स्पेशली हिंदुओं के लिए एक प्रेरणादायी काम कर सकता है। विक्रम संपत की जीवनी में सावरकर उनके भाषणों और लेखन को संग्रहित करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, सावरकर लिखते हैं, यहाँ तक कि एक छोटा सा देश इजराइल भी समझदारी से मछली पालन और रेतीली ज़मीन पर फल उगाने लगा है, और इस कारण वह अनगिनत प्रवासियों की ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम हो गया है, जो अन्यथा भूखे मर जाते हैं। यहूदी एक बहादुर और बुद्धिमान जाति हैं। भले ही उनका राष्ट्र भारत जैसे विशाल राष्ट्र के सामने एक बच्चे की तरह दिखता है, फिर भी हमें उनके उदाहरण से सीख लेना चाहिए। हिंदुओं को भी समय की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसमें आगे वे लिखते हैं, सावरकर ने भारत से अपील की थी कि इजराइल के उदाहरण से प्रेरणा ले, जो मई 1948 में लगभग 2000 साल के संघर्ष के बाद यहूदियों के लिए अपने राष्ट्र के रूप में अस्तित्व है। सावरकर कहते हैं कि इजराइल अपने चारों ओर 70 देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस छोटे से देश ने अपने पुरुषों और महिलाओं को सैन्य शिक्षा दी, ब्रिटेन और अमेरिका से हथियार प्राप्त किए, अपनी धरती पर हथियार फैक्ट्रियाँ बनाई, विदेशी देशों के साथ समझौते किए और अपनी स्ट्रैटेजिक पावर इतनी मजबूत कर ली कि अब उनके शत्रु अरब देश भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो आज भारत में जो 3 सोचें इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर मौजूद हैं, एक जो फिलिस्तीनी के पक्ष में है, जो कहीं ना कहीं वो बड़ा मुस्लिम लीग की मांग के बहुत ज़्यादा क्लोज है, दूसरा जो इजराइल के समर्थन में है, स्पेशली वो लोग जो प्रो हिंदुत्व हैं, और तीसरा जो शांति की बात करते हैं, लेकिन आज के समय में लोग गांधीवादी हैं, बट वो आज के समय में मोर और लेस वो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के समर्थन में झुके रहते हैं, जो स्टैंड गांधी का भी है। हालांकि गांधी ये भी चाहते हैं कि इसमें यहूदी लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है, जो कुछ भी उनका यूरोप में हुआ। यह जो इतिहास है, ये कहीं ना कहीं एक वैचारिक टकराव को इंगित करता है, जो आज भी हमारे राजनीतिक बहसों और जनमानस में जीवित है। आज भी जब भी इजराइल और पैलेस्टाइन की बात आती है, आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु विल सपोर्ट पैलेस्टाइन एंड देन देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु विल सपोर्ट इजराइल, और कुछ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होंगे, ऑल्दो दे वांट पीस, बट समहाउ मोर और लेस कहीं ना कहीं वो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी के साथ अपने आप को ज़्यादा अलाइन करते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि ये इसके लिए बाकायदे मैंने 2-3 रीडिंग पढ़ी एंड देन आई कम विद द फैक्ट कि हमारे इतिहास में हमारा क्या स्टैंड था इजराइल पैलेस्टाइन को लेके, जो कॉलोनियल इंडिया में क्या डिबेट चल रहा था व्हेन इजराइल वाज नॉट फॉर्म्ड बट इजराइल वाज स्ट्रगलिंग, जैनिस्ट मूवमेंट वाज इन स्ट्रगल फेज। तो और उसके बाद का जो आर्गूमेंट सावरकर का जब वो बन जाता है, उसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं। तो यही इस वीडियो का सार था, यही इस वीडियो में मैं बताना चाहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब।